नमस्कार, जय श्री कृष्ण विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण। अगले टास्क में हमने डायरी लेखन की विशेषताएं देखी। आज हम डायरी लेखन के लाभ देखेंगे। तो डायरी लेखन के अनेक लाभ हैं। लाभ की शुरुआत होती है पहले से कि इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। बिल्कुल सही। अगर डायरी लेखन जो होता है हमारे पास, जीवन की जो भी छोटी बड़ी घटनाएं होती है बच्चों, वो घटनाओं का हमें पता चलता है। हमारा दिमाग कई बार सारी परिस्थितियों को याद नहीं रख पाता, बराबर। कौन से दिनांक को, कौन से समय को, कौन सी चीज़ हुई थी, तो यह बात कौन से समय कौन सी चीज़ हुई है, इस बात को जानने के लिए, समझने के लिए डायरी एक बहुत ही उपयुक्त साधन है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है, यानी कि जो घटना हमारे जीवन में हुई है उस बात को लिखा हुआ होता है। इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। बिल्कुल सही बात कि दिन भर उसने कौन कौन से अच्छे और बुरे काम किए हैं, किन किन इंसानों से वह मिला है, उन सारी बातों का ब्यौरा होता है। इससे शनि शनि बुराइयों से बचा जा सकता है, यानी कि हमने जो लिखा है उससे हमें पता चलता है कि हमने दिन में कौन सी बातें अच्छी की और कौन सी बातें बुरी, किसके साथ हमने बुरा व्यवहार किया है, किसके सामने कटुवाणी की है, किसके साथ हमने अच्छी बात करने की, अच्छे विचार रखने की बात सोची थी, लेकिन फिर भी हमारे स्वभाव की वजह से हमने उसके साथ बुरा कर दिया। हालांकि हम उसके बारे में अच्छा सोच रहे थे लेकिन वो अच्छा नहीं हो पाया, बराबर। तो इस तरीके की बुराई हमें अपने खुद के व्यवहार में हमने की है, वो बुराइयाँ, वो हमारे लेखन के द्वारा हमें पता चलता है कि अरे ये चीज़ तो मैंने गलत की, बराबर। जिस चीज़ के लिए मेरे परिवारजनों को या फिर मेरी सहेली को फ़ायदा होने वाला था, उसके लिए मैंने अपनी कोई बात न रखते हुए, अपनी कोई बात को न पेश करते हुए उसे गलत साबित कर दिया है ना। जैसे कि समझिए कि घर में आपके भाई बहन के साथ कोई छोटी जैसी बात हो गई हो, लड़ाई झगड़ा हो गया हो, जिस कारणवश शायद आप वहाँ सच बोल सकते हो लेकिन फिर भी आप सच ना बोल पाए हो और उस वजह से शायद उसे डांट खानी पड़ी हो, बराबर। तो ये चीज़ आपको गलत लगी कि मेरी वजह से ये चीज़ मेरे भाई के साथ, बहन के साथ या सहेली के साथ गलत हुई। तो ऐसी बात जब हमें पता चलती है तो हमारे स्वभाव में जो गलतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उसे सुधारने का हमें मौका मिलता है। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है, बराबर। यानी कि जो भी व्यक्ति है अगर उसका ये दस्तावेज हो तो उसके जीवन की जो भी कोई बात है वो दूसरा इंसान प्राप्त कर सकता है। शायद उसके जीवन के साथ कोई बुरी घटना घट जाए, बराबर। मतलब बुरी यानी किसी भी तरीके से या उसका देहांत हो जाए, किसी कारणवश उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो अगर उसने डायरी लिखी है तो उसके जीवन से जो भी व्यक्ति रिलेटेड है, जिसके साथ उसका संबंध है, जिसके साथ उसने अपना जीवन बिताया है, जिसके साथ उसने अच्छा व्यवहार किया है, जिसके साथ उसके अच्छे संबंध है, तो वो सारी बातें पता चल जाती है, बराबर। डायरी लेखन के उदाहरण यहाँ पेश किए गए हैं कि अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखिए। एक विद्यार्थी है जो अपने विद्यालय की पहले दिन की घटना को लिख रहा है, तो उसे तारीख लिखी है 7 अगस्त 2010 और जामनगर की बात है कि आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। उसने अपने पहले दिन की बात बताई कि नए विद्यालय में उसका एडमिशन हुआ, तो अलग प्रकार के विचार थे मन में, विचारों की उथल पथल थी। सबसे जुड़ पाएंगी या नहीं, सबके साथ मैत्री हो पाएगी नहीं, शिक्षक कैसे होंगे, प्रिंसिपल कैसे होंगे। लेकिन विद्यालय में 9 बजे पहुंचने के बाद प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल सर के ऑफिस में गए, वहाँ उनसे बात की। बात करने पर से संतुष्टि महसूस हुई, संतोष महसूस हुआ कि विद्यालय के आचार्य अच्छे हैं। उन्होंने प्रवेश यानी जो प्रवेश के लिए जो प्रवेश पत्र भरना पड़ता है, एडमिशन फॉर्म, वो भरा। शुल्क यानी कि पैसे दिए, जो फीस थी वह जमा की। इसलिए इस तरीके से जो पहला दिन था वह उसे अच्छा लगा। यह बात उसने यहाँ प्रस्तुत डायरी के अंश में बताई है। नेक्स्ट है वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए, बराबर। वार्षिक परीक्षा के दिन का पहला अनुभव अपनी डायरी में उसे लिखा है 5 अप्रैल 2012 राजकोट कि कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि के 1 बज गए परंतु नींद नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि परीक्षा थी। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है तथापि मन में अजीब सा भय है।
सब पढ़ लिया लेकिन फिर भी डर है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए। मुझे जगा हुआ देखकर ढाढ़स यानी कि हिम्मत बंधाया उन्होंने और बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही थी। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः उलटने लगा। थोड़ी देर में थक कर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। बराबर। वार्षिक परीक्षा के दिन का जो टेंशन है वो अगली रात दिखाई दे रहा है कि वह सो नहीं पा रहा है। पिताजी हिम्मत दे रहे हैं, बत्ती बंद करके चले जाते हैं लेकिन फिर भी नहीं सो पाते और विचार करते करते पता नहीं उसे कहाँ नींद आ जाती है। तो उसने अपने एक दिन का ब्यौरा यहाँ लिखा है डायरी में। बराबर। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अब जो अभ्यास का प्रश्न है बेटा, अभ्यास का प्रश्न हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। पहले हमारा जहाँ से अटका है वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। बराबर। तीनों क्लास में परिस्थितियाँ थोड़ी अलग अलग है समय की वजह से, तो जहाँ से अटके हैं वहाँ से, तो जो पहला क्लास है 8G3 शायद वो यहाँ से हम अटके हैं। तो 8G2 और 8G1 में तो हो चुका है लेकिन एक क्लास बाकी है, तो फिर भी हम रिपीट करते हैं पत्र ताकि एक बार फिर से समझ आ जाए। खेल महाकुंभ में असफल, अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र। तो एड्रेस दिया है मातृछाया स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011। प्रिय सखी जागृति सप्रेम स्मृति, आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। बराबर। यानी कि जो चक्र फेंक महाकुंभ में, खेल महाकुंभ में जो एक प्रतियोगिता होती है उसमें वह असफल रही। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था हो गया, इसीलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगुने उत्साह से अभ्यास करो, तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने जिले में ही नहीं गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी। बराबर। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हमें विश्वास था कि तुम खेल में प्रथम आओगी, जिले में प्रथम आओगी, लेकिन अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ, तुम्हारे पिताजी के द्वारा पता चला। लेकिन असफलता ही सफलता की ओर ले जाने का एक सही मार्ग है, इसलिए अपने ध्येय प्राप्ति में लगे रहो, अपने निश्चय पर डटे रहो। बराबर। दुगुने उत्साह से फिर से मेहनत करो और जरूर तुम्हें सफलता मिलेगी और तुम केवल जिले ही नहीं लेकिन गुजरात में ही प्रथम आओगी, इस बात की मैं मन में आशा रखती हूँ और अभ्यास करती रहो। बराबर। यह बात यहाँ बताई गई है आश्वासन पत्र में। अब है अनुमति पत्र। प्रवास में जाने की अनुमति के लिए एक पुत्र जो है पिता को पत्र लिख रहा है छात्रालय में से। जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद, 29 सितंबर 2011। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी जरा भी चिंता न करें। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता एलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। पूजनीय माता जी को सादर प्रणाम। सोनल को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। बराबर। तो बता दिया है बेटे ने कि वो किस प्रकार कहाँ जाने वाले, अजंता एलोरा। बराबर। 800 रुपये है जाने के लिए। बराबर। स्कूल से जाने के लिए बस की सुविधा है। 3 दिन का यह प्रवास है। बराबर। और कौन कौन से साथी आने वाले हैं वो बात भी उसने क्लियर बता दी है। बराबर। इस तरीके आप भी जब पत्र लिखो तो इस तरीके से सारी बातों को इसमें ऐड करो ताकि पत्र के द्वारा सामने वाले इंसान को सारी परिस्थिति पता चल जाए। नेक्स्ट है प्रार्थना पत्र। छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक यानी कि प्रिंसिपल सर को पत्र। देसाई फलिया, भावनगर, 23 फरवरी 2011। सेवा में श्री आचार्य महोदय, डीए, सार्वजनिक विद्यालय भावनगर। आदरणीय गुरुदेव, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है, इससे तो आप अनजान नहीं हैं। फलतः मैं तारीख 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25, वर्ग 8 अ।
बराबर। आप जब भी प्रिंसिपल सर को कहीं जाने के लिए पत्र लिखो तो इस तरीके से उसका ब्यौरा आपको पेश करना है। आपको आपका एड्रेस, स्कूल का नाम, सॉरी स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनका नाम, स्कूल का नाम और शहर का नाम, भले ही आप नवसारी या नवसारी में ही रहते हो फिर भी, और आप सारी बातें क्लियर लिखो कि कौन सी तारीख को आप जाने वाले हो, बराबर, क्यों जाने वाले हो, कितने दिन नहीं आने वाले हो। तो ये बात के लिए आप अपनी खुद की बात भी रखो और साथ ही आपके पिताजी के शब्द भी रखो, बराबर। यहाँ जो विद्यार्थी उसने अपनी तरीके से पत्र लिखा है, लेकिन साथ ही में पिताजी का भी प्रार्थना पत्र लिखा है कि विद्यालय से आचार्य श्री उसे छुट्टी दे दे, किस लिए, शादी के लिए, है ना। तो इस तरीके से आप भी पत्र लिखेगा और आखिर में अपना नंबर लिखना मत भूले नाम के साथ, ताकि जो भी प्रिंसिपल सर हो उन्हें कोई पता नहीं होता कि इतनी पूरी स्कूल में इतने क्लासेस में कौन सा बच्चा है जो यह लीव नोट या रजा चिट्ठी देकर गया है, बराबर। तो आप अगर छुट्टी के लिए इस तरीके से आपका नाम, क्लास या वर्ग, रोल नंबर लिखोगे तो सर को भी पता चल जाएगा और सर उसी क्लास के शिक्षक, कक्षा शिक्षक को यह आपका छुट्टी पत्र उन्हें दे देगा, ताकि आपकी जो रजा है वो रजिस्टर में सही तरीके से ऐड हो जाए। क्लियर। और आप अपनी बातों को भी पेश किए कि भाई हम वापस आने पर अपना होमवर्क कंप्लीट कर देंगे, तो ये जो बात है वो क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ तक हमारे तीनों क्लास अब कंपलसरी हो गए कि तीनों क्लास में ये आखिरी पत्र था, यहाँ तक हम आए थे। इसलिए अब नेक्स्ट पीरियड में तीनों क्लास साथ में रहेंगे, बराबर। तो नेक्स्ट पीरियड में हम कहाँ जाएंगे, कार्यालयीन पत्र पर। तो यहाँ तक का हमारा सेक्शन हो गया है, 2 पत्र हमारे बाकी है, बराबर, और पीछे पत्र का ब्यौरा वो भी बाकी है। तो नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। आज का हमारा था यहीं तक। अस्तु।